नमस्कार, स्वदेश न्यूज के खास कार्यक्रम जनता मांगे जवाब में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राखी। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर जिस तरह विपक्षी दल एकजुट हुए थे और एक व्यापक आंदोलन की रणनीति बनी थी, उससे लगा था कि वो सत्ता पक्ष के लिए बड़ी चुनौती साबित होगा। मगर अब चुनाव की घोषणा हो गई है और नामांकन के पहले चरण की प्रक्रिया भी पूरी हो गई, लेकिन गठबंधन में सीटों के बंटवारे को लेकर गतिरोध पूरी तरह खत्म नहीं हो पाया है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश और हरियाणा की यदि बात की जाए तो सीटों को लेकर पहले ही समझौता हो गया था, लेकिन बिहार में काफी मंथन के बाद समझौता हो पाया। राष्ट्रीय जनता दल 26, कांग्रेस 9 और 5 सीटों पर वाम दल चुनाव लड़ेंगे, मगर महाराष्ट्र का मामला अभी भी लटका हुआ है। गठबंधन में नजर आ रही ये शिथिलता किसी रणनीति का हिस्सा नहीं मानी जा सकती। इसमें राजनीतिक दलों की अपनी स्थिति को लेकर हिचक अधिक समझ आती है। अलग अलग रास्ता अपनाने से गठबंधन की कुछ रैलियां प्रस्तावित थी, वे भी अभी तक नहीं हो पाई हैं। मोदी सरकार को एकजुटता के साथ हराने का सपना देखने वाला गठबंधन धीरे धीरे कमजोर पड़ता जा रहा है। ऐसे में कैसे तय होगा 24 में सत्ता का रास्ता, इसी पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। उससे पहले देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव का उत्साह जोरों पर है। राजनीतिक दल पूरी तैयारी के साथ मैदान में हैं। सबसे ज्यादा चर्चा मोदी सरकार और इंडी गठबंधन की है, जो पूरी ताकत के साथ मोदी सरकार को हराने के लिए एकजुट हुए थे। लेकिन आपसी मनमुटाव और सीट शेयरिंग की नहीं बनी बात ने पूरा खेल ही बिगाड़ दिया। सीटों के बंटवारे को लेकर जो फॉर्मूला पहले ही तय हो जाना चाहिए था, वो अभी तक अंतिम रूप नहीं ले पाया है, जिसकी वजह से अड़चनें बनी हुई हैं। इतना ही नहीं, जिस जोशो खरोश के साथ विपक्षी दलों ने मिलकर इंडिया गठबंधन बनाया था, वो धीरे धीरे कमजोर पड़ता गया। गठबंधन से सबको जोड़ने वाले नीतीश कुमार खुद भाजपा के साथ जा मिले। फिर ममता बनर्जी ने अकेले चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी और ऐसे धीरे धीरे मनमुटाव की खबरों ने बीजेपी को चुटकी लेने की वजह दे दी। और पीएम मोदी ने भी एक सीधा कटाक्ष कर डाला। पीएम मोदी ने कहा कि गठबंधन दिन रात उन्हें गाली देने के एजेंडे पर एक साथ आया है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने दिल्ली में हाथ मिलाया है, जहां सभी 7 लोकसभा सीटों पर भाजपा का कब्जा है। इंडी गठबंधन है जो मोदी को दिन रात गालियां देने के घोषणा पत्र के साथ दिल्ली में एकजुट हो गया है। ये जो इंडी गठबंधन है, इनकी विचारधारा क्या है? इनकी विचारधारा है कुशासन की, करप्शन की और देश विरोधी एजेंडे को हवा देने की। और मोदी की विचारधारा है जन कल्याण से राष्ट्र कल्याण की। भारत में अभी तक 12 गठबंधन सरकारें बनी है। गठबंधन शब्द लैटिन भाषा के कोलिटियो से मिलकर बना है। कोलिटियो का मतलब होता है एक साथ बढ़ना। देश में सबसे पहली गठबंधन सरकार 1977 में बनी। देश में राजनीतिक गठबंधन के जनक डॉक्टर राम मनोहर लोहिया रहे। 60 के दशक में कांग्रेस के खिलाफ विपक्षी दलों को एकजुट किया। 1977 से 1979 में जनता पार्टी की साझा सरकार बनी। मोरारजी पीएम बने। 1979 से 80 में जनता दल सेक्युलर साझा सरकार बनी। चरण सिंह पीएम बने। 1989 से 90 में राष्ट्रीय मोर्चा के गठबंधन में वीपी सिंह प्रधानमंत्री बने। 1990 से 91 में समाजवादी जनता पार्टी के बैनर तले पीएम बने चंद्रशेखर। 1996 से 97 संयुक्त मोर्चा के गठबंधन में एचडी देवेगौड़ा प्रधानमंत्री बने। 1997 से 1998 संयुक्त मोर्चा के गठबंधन में गुजराल बने प्रधानमंत्री। 1998 से 1999 अटल बिहारी के नेतृत्व में बीजेपी गठबंधन की सरकार बनी। 1999 से 2004 एनडीए की सरकार में अटल बिहारी बने प्रधानमंत्री। 2004 से 2009 यूपीए की गठबंधन सरकार में मनमोहन सिंह पीएम बने। 2009 से 2014 यूपीए की गठबंधन सरकार में मनमोहन सिंह ही पीएम रहे। 2014 से 2019 में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में नरेंद्र मोदी पीएम बने। 2019 से अभी तक एनडीए गठबंधन में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं। अलग अलग रास्ता अपनाने से गठबंधन की जो कुछ रैलियां प्रस्तावित थी, वे भी अभी तक नहीं हो पाई हैं। माना जा रहा था कि गठबंधन के दल इस फॉर्मूले पर सहमत हो जाएंगे कि जिस सीट पर जिसकी जीत की उम्मीद अधिक है, उस पर उसी के प्रत्याशी को उतारा जाएगा। और ऐसा होता भी है, मगर शायद ये फॉर्मूला सर्वमान्य नहीं हो पाया। इसी वजह से कुछ सीटों को लेकर अभी तक खींचतान देखी जा रही है। लेकिन इससे गठबंधन के बारे में गलत संदेश ही जा रहा है।
सीटों के निर्धारण में जितनी देर होगी उतना ही कम समय प्रत्याशियों को प्रचार के लिए मिल पाएगा। इसलिए गठबंधन दलों को अब ज्यादा समय तक सीटों के बंटवारे को लेकर हिचक पाले रखना या मंथन नहीं करना चाहिए। हालांकि कई बार रणनीति के तहत भी राजनीतिक दल ऐसा दिखाने का प्रयास करते हैं कि वे कमजोर या अनिर्णय की स्थिति में हैं। इस तरह वे प्रतिद्वंदी की चालों को भांपने का प्रयास करते हैं, मगर गठबंधन दल अब उस दौर से आगे निकल आए हैं। सत्ता पक्ष ने ज्यादातर जगहों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। उसके सहयोगी दलों के साथ समीकरण भी स्पष्ट है। ऐसे में अब जरूरत है तो विपक्षी गठबंधन दलों को अपने स्थानीय स्वार्थों और पार्टी नेताओं के दबाव से बाहर निकलकर सत्ता के लिए कमर कसने की। कहते हैं ना, देर आए दुरुस्त आए। भले ही इंडिया अलायंस की सीट शेयरिंग में देरी हुई, लेकिन समय अभी है उस एकजुटता के साथ ताकत दिखाने का। स्पेशल रिपोर्ट, स्वदेश न्यूज। देखिए, निश्चित तौर पर गठबंधन की बात हो रही है और आज से नहीं, बहुत पहले समय से ये सारी बातें जो आ रही थी सामने, वो हम सब जानते हैं। कब शुरू हुआ, कौन इसको लेकर आया, कौन कौन इसमें शामिल हुआ, फिर कैसे कहते हैं कि बारी बारी से बिछड़ते चले गए, तमाम चीज़ों को हमने देखा और सुना। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पर यह भी देखना होगा कि जिस ताकत के साथ आए थे वहां पे धीरे धीरे बिछड़े क्यों। हालांकि स्थिति अभी भी इतनी नहीं बिगड़ी है गठबंधन की कि वो एक चुनौती न दे पाए बीजेपी को। अभी भी वो एक चुनौती है भारतीय जनता पार्टी के लिए, क्योंकि है तो इलेक्शन में है, तमाम कैंडिडेट्स उतारे गए हैं और जब इस तरह का कोई इलेक्शन होता है तो निश्चित तौर पर जनता उसकी निर्णायक होती है। लेकिन जो सिनेरियो पूरा बना, जो चीजें आई, जो मनमुटाव की बातें आई, उसमें कहीं ना कहीं ये एक चिंता का विषय होता है कि अभी जो एक परसेप्शन पूरा बना हुआ है वो किसी के भी तरफ से हो, लेकिन उस चीज पर कैसे आप उस जंग को, ये जो 24 का रन है, इस पे आप उस मैदान को कैसे जीत पाएंगे, ये निश्चित तौर पर एक बड़ा सवाल है। भारतीय जनता पार्टी की जहां तक बात है, उनका एक बड़ा फेस पीएम मोदी हैं, ये किसी से छिपा नहीं है। हर जगह वो फ्रंट पे हैं। भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि शायद उन्हें किसी की ऐसे जरूरत नहीं है, जबकि वो खुद, उनके साथ बहुत सारे दल हैं। लेकिन इंडिया गठबंधन की जहां तक बात होती है, वहां पे इस अलायंस में कितने लोग हैं, कितने लोग छूट गए, उसके बाद कुछ लोग छूट के जो जेल में गए हैं, जैसे आम आदमी पार्टी से बड़ा चेहरा अरविंद केजरीवाल, तो निश्चित तौर पर ये जो चीजें आई हैं, इसका कितना प्रभाव पड़ेगा, इंडिया अलायंस जो है वो इसे किस तरह से लेता है, इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़े हुए हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। अब से कुछ देर में भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे खेमचंद शर्मा जी, अभी हमारे साथ जुड़े नहीं है, लेकिन उनका स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए डॉक्टर सीबी यादव हमारे साथ जुड़े हैं। सीबी यादव जी, आपका भी बहुत स्वागत है। समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए महेश आर्य हमारे साथ जुड़े हैं। महेश जी, आपका भी बहुत स्वागत है। टीएमसी का पक्ष रखने के लिए फरीद खान हमारे साथ जुड़े हैं। फरीद जी, आपका भी बहुत स्वागत है। आम आदमी पार्टी का पक्ष रखने के लिए सैयद मोहम्मद तकी हमारे साथ जुड़े हैं। सैयद मोहम्मद तकी जी, आपका भी स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले डॉक्टर सीबी यादव जी आपसे करूंगी। मेरी आवाज पहुंच रही है? बिल्कुल पहुंच रही है राखी जी। सीबी यादव जी, देखिए, गठबंधन कब आया, कब शुरू हुआ, इस इलेक्शन के लिए किस तरह से चीजें आई थी? बहुत शुरुआत की बात देखूं, जब नीतीश कुमार जी इसकी शुरुआत करके लाए थे, बड़ा महत्वपूर्ण उस वक्त कांग्रेस को माना गया था। मैं ये नहीं कह रही कि आज कांग्रेस महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन मेरे प्रश्न को थोड़ा सा समझिएगा। बड़ा महत्वपूर्ण था, ये बात सच है। उस वक्त कई राज्यों में विधानसभा चुनाव थे, उस समय सीट शेयरिंग की बात निकली थी, लेकिन थोड़ा सा वो एक कहते हैं ना कि तवज्जो शायद कांग्रेस की तरफ से नहीं दी गई। धीरे धीरे थोड़ा सा अनबन हुआ आपस में और वो धीरे धीरे सब इधर उधर होते चले गए। लेकिन वो जो इधर उधर होने का या अनबन की बात शुरू हुई, वो लगातार चलती आ रही है और अभी तक चली। ऐसे में ये बड़ा सवाल हो गया है कि जिस ताकत के साथ आए थे, आज वो कैसे एक भारतीय जनता पार्टी को चुनौती दे पाएगा गठबंधन? जी राखी जी, ये जो शब्द था आपका थोड़ा सा ये जो शब्द जो कांग्रेस पार्टी के प्रति एक सेट करने की कोशिश की जाती है कि थोड़ा सा ऐसा, अरे भाई ये थोड़ा सा क्या होता है? डेमोक्रेसी के भीतर हमने अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग जो रीजनल पार्टियां थी, उन रीजनल पार्टियों के साथ ये पूरा इंडिया गठबंधन जो बना है वो इसलिए बना है ताकि इस देश के लोकतंत्र को और संविधान को बचाया जा सके। ये जो ताकत जो आप कह रहे हो ना कि किससे लड़ रही है, ताकत साधारण ताकत नहीं है, क्योंकि ये कोई चुनावी चौसर नहीं है जो फ्री एंड फेयर इलेक्शन का मतलब होता है कि बराबर के धरातल पर चुनाव लड़ा जाना। जिस पार्टी ने
तमाम संवैधानिक संस्थाओं को अपने काबू में करके और नैतिकता के सारा पैरामीटर दस्ता बता करके जिस देश के संविधान को बदलने की इनके सांसद कहते हैं, बदलने की मंशा के साथ में, लोकतंत्र को खत्म करने की मंशा के साथ में इन्होंने जो एजेंडा चलाया, और उस एजेंडे के तहत आप राखी जी देखिएगा 8,500 करोड़ रुपए का इलेक्टोरल बॉन्ड से असंवैधानिक और इलीगल करार दिए हुए धन पर इन्होंने एक वॉशिंग मशीन और एक डर की मशीन, ईडी, सीबीआई, ये सारी संस्थाएं थी, क्योंकि ये सारा इंडिया गठबंधन था। वो केवल बीजेपी से लड़ता तो बीजेपी को तो कभी इक्का धूल से उठा देता, लेकिन बीजेपी से तो लड़ ही नहीं रहा था। बीजेपी के साथ में ईडी थी, सीबीआई था, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट था। आप सोचिएगा, मतलब आप थोड़ा सोच के देखिएगा कि चुनाव के पास जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जिस बीजेपी पर 4600 करोड़ रुपए, अगर उसी धरातल पर लेके 4600 करोड़ रुपए का उनको डिमांड निकालनी चाहिए, वो आज विपक्ष को खातों को सीज कर रहा है। विपक्ष के जो चुनाव लड़ने की स्थिति को भी वो खत्म कर रहा है। विपक्ष के जो नेता थे, जो इंडिया गठबंधन जिसकी आप बात कर रहे हो, थोड़ा सा नहीं था, ये इनकी संस्थाएं ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो काम कर रहे थे, और उसके साथ इलेक्शन कमीशन ताल से ताल मिला रहा है। उस स्थिति के भीतर इंडिया गठबंधन इस देश के लोकतंत्र को और संविधान को बचाने के लिए एकजुट हुआ, और तमाम विपरीत परिस्थितियों में आप देखेंगे इंडिया गठबंधन के जो नेता और गठबंधन पार्टियों का साहस देखिए कि इतनी बड़ी तानाशाही और संविधान विरोधी जो ताकत है उसके खिलाफ जेलों में जाकर के भी आज वो लड़ रहे हैं। उसको भी कभी कभी मीडिया कहते हैं थोड़ा सा ऐसा हो जाता। अपने आप को उस स्थिति में रख के देखेंगे ना, तब पता लगेगा कि ये देश ऐसे ही नहीं बना था, और आज इसको थोड़ा सा करके हम जो खत्म कर रहे हैं ना, उसमें मुझे लगता है मीडिया भी बराबर की भूमिका अदा कर रहा है। सीबी यादव जी, क्या मीडिया ने आपके गठबंधन में मनमुटाव पैदा किया? क्या ममता बनर्जी को मीडिया ने नाराज करवाया? क्या अरविंद केजरीवाल का जो एटीट्यूड था वो मीडिया ने करवाया? आप लोगों के आपसी मनमुटाव में मीडिया क्यों आ रहा है? मैं बहुत देर से आपको सुन रही हूँ, आप जो थोड़ा शब्द पे फोकस कर रहे हैं। मैंने बहुत स्पष्ट रूप से आपसे सवाल किया था और एक रिक्वेस्ट भी किया था कि उस सवाल को थोड़ा सा समझिएगा। थोड़ा सा समझने की बात मैंने की थी, बट थोड़ा सा आप समझे नहीं, उल्टा आप मीडिया पर आ गए। क्या ये बात गलत है? कर रहा हूं, मीडिया की इतनी हिम्मत नहीं है कि इस प्रधानमंत्री से एक सवाल पूछ सके। जो प्रधानमंत्री एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करता, सर मेरे साथ शायद आप पहली बार चर्चा में जुड़ रहे हैं। विपक्ष से सवाल पूछता है। एक मिनट, मेरे साथ मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप शायद पहली बार इस चर्चा में हैं। पूरी चर्चा में जुड़े रहेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी से सवाल कैसे लेते हैं और कौन सा मीडिया लेता है या नहीं लेता, और पीएम मोदी तक क्या बात जाती है। शायद आपका परसेप्शन हो सकता है, आप मेरी चर्चा में पहली बार है इसलिए आपको ऐसा लग रहा है, लेकिन मैं बहुत स्पष्ट कर दूं, शुक्रिया। पूरी चर्चा में जब जुड़े रहेंगे ना आपको पता चल जाएगा। क्योंकि जहां तक मुझे लग रहा है आप शायद पहली बार मेरी इस चर्चा में है, बाकी मेहमान मेरे साथ जुड़ चुके हैं, उन्हें बहुत अच्छे से पता है कि मैं सिर्फ विपक्ष से सवाल करती हूं या फिर पीएम मोदी से भी सवाल करने का अधिकार मेरा है, और बहुत जेन्युइनली करती हूं। पूरी चर्चा से आपको समझ में आएगा, लेकिन एक बार फिर से स्पष्ट कर दूं, थोड़ा सा बोलने का मतलब था कि वो जो मनमुटाव शुरू हुआ, नीतीश जी आए, सब लोग एक साथ थे, एक बड़ी संख्या में तमाम चीजें थी, वो धीरे धीरे से बिछड़ते गए। वो जो मनमुटाव आया, वो जो थोड़ा सा मनमुटाव आया, मेरा कहने का मकसद ये था, उसको आप गलत नेचुरल होता है, किसी भी गठबंधन में नेचुरल होता है। इतने घटक दल थे और उस तमाम विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी आज इंडिया गठबंधन बन चुका है। वो लड़ने के लिए तैयार है। आज की स्थिति में इंडिया गठबंधन वो उन मुद्दों को ला रहा है, और वो बड़ी टक्कर देते हुए भारतीय जनता पार्टी के मंसूबों को कतई सफल नहीं होने देगा। ठीक है, वापस आऊंगी। महेश जी, आवाज पहुंच रही है? जी आ रही है। महेश जी, बहुत सारे क्योंकि ये तो हम पूरी ओवरऑल 24 की क्या रणनीति है, गठबंधन है, महागठबंधन है, एक तरफ मोदी सरकार है, तो मुझे ऐसा लगता है ये एक बड़ी लड़ाई भी है और बड़ा महत्वपूर्ण इलेक्शन भी है। हर चुनाव बहुत महत्वपूर्ण होता है, लेकिन जब देश के लिए आ जाता है ना, सरकार चुनने की बात आ जाती है, तो जनता जितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, मुझे लगता है राजनीतिक दलों को भी उतनी चिंताएं भी होती हैं, और देश के लिए कुछ करना है तो निश्चित तौर पर मुद्दे अपनी जगह बहुत काम करते हैं। आज ये बात सच है कि मुद्दे अपनी जगह हैं, उसको कोई नहीं भुला सकता, ना जनता उसे भुला सकती है। लेकिन फिलहाल जिस चीज की लड़ाई हो रही है या जिस ताकत की बात हो रही है, वहां पर बार बार बीजेपी को यह कहने का मौका क्यों मिल जा रहा है कि गठबंधन कमजोर हो गया है, गठबंधन कमजोर है। मैं 2-3 एग्जाम्पल छोटे छोटे दूंगी, मैं व्यक्तिगत आरोप नहीं लगा रही।
आप समाजवादी पार्टी का गठबंधन देख लीजिए, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के साथ होता है। सीट शेयरिंग में देखिए कितना फायदा मिला। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को हमेशा कमजोर माना गया। अभी लास्ट इलेक्शन से यदि कंपेयर करूं मैं तो बिहार का सिनेरियो हम देख रहे हैं, आरजेडी खुद अपने आप पे 26 सीटें लेकर बैठ गई, कांग्रेस को 9 दे दी। क्या कांग्रेस का इतना भी अस्तित्व नहीं बचा? मैं जानती हूं ये सवाल कांग्रेस के लिए हो सकते हैं, लेकिन आपसे इसलिए पूछ रही हूं क्योंकि आप भी एक बड़ा गठबंधन का हिस्सा है। ऐसा क्यों? क्या जो चीजें ऐसी नहीं हैं जो बैठे बिठाए दी जा रही हैं बीजेपी को आज चुटकी लेने के लिए? देखिए राखी जी, आवाज आ रही मेरी? हाँ बोलिए। हाँ, देखिए राखी जी, जो आपने सवाल किया बड़ा अच्छा सवाल किया है। जिस तरीके से आपने कांग्रेस के बारे में बताया है तो यादव जी ने बहुत अच्छे से समझा। मेरी आवाज इको कर रही है मैडम। ठीक है, मैं उसको ठीक करे। हाँ, टेक्निकल टीम है, प्रॉपर अब नहीं आएगी सर, बोलिए। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि जिस तरीके से उन्होंने बिहार का आपने बात रखी है, बंगाल की बात रखी और दूसरे स्टेटों की बात रखी गठबंधन को लेकर के, क्योंकि कई दल हैं, एक दल नहीं है हमारे दल के साथ, तो सबकी अपनी अपनी पार्टियां, अपनी सबकी विचारधारा है और चुनाव गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर के सभी को कोशिश करते हैं कि हमारी पार्टी को अधिक से अधिक संख्या में सीट मिले और हर पार्टी की कोशिश होती है। भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन की बात करें तो उनके भी तमाम घटक दलों में उनकी सीट संख्या डिमांड ज्यादा थी, उनको कम दी गई, लेकिन चूंकि उनके पीछे सीबीआई, ईडी, ये तमाम संस्थाएं लगी हुई हैं, उसकी वजह से कोई उफ करके सवाल नहीं खड़ा कर सकता। भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं को एक साइड करने का काम किया गया, तो चूंकि वो भी चुपचाप कर रहे, सरेंडर कर गए हैं। एक तरफ तो वो उनके कह रहे हैं कि हमने सब कुछ किया और उसके बाद भी खून के आंसू बहा रहे, चाहे वो बिहार के नेता हों अश्विनी और या फिर गाजियाबाद के जनरल वीके सिंह जी, तो उनके टिकट को काटा गया तो उनको बड़ा तकलीफ हुई है। उन्होंने कहा हमने अपने क्षेत्र में बहुत विकास कराया, बहुत योजनाओं को लाए, लेकिन उनका टिकट काट दिया गया और बाद में एक सरेंडर, एक 4 लाइन के लेके कि मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता। तो ये सब जगह है। अब मैं उत्तर प्रदेश की तरफ आता हूँ कि उत्तर प्रदेश की 80 पार्लियामेंट सीट है और 80 की 80 सीटों पर हमारा गठबंधन इंडिया बड़े ढंग से लड़ रहा है और शुरू वन डे से भारतीय जनता पार्टी और आदरणीय मोदी जी का हमेशा कोशिश रही है कि इंडिया गठबंधन ना हो। नीतीश कुमार जी ने इंडिया गठबंधन की शुरुआत की, वो आगे बढ़े थे, लेकिन आप देख रहे हैं कि किस तरीके से उनको अपने खेमे में मिला लिया गया और ये कोशिश की गई कि गठबंधन, इंडिया गठबंधन नहीं बनेगा, एलाइज कोई विपक्षियों का कोई गठबंधन नहीं होगा और हाउस से लेकर के सड़क तक भारतीय जनता पार्टी और आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी बोलने लगे कि एक अकेला सब पर भारी और कोई गठबंधन नहीं। उसके बाद भी तकरीबन 48 पार्टियों के साथ उनका गठबंधन हुआ। उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच में बहुत अच्छी तरीके से अलायंस हो गया है। 63 सीटों पर समाजवादी पार्टी लड़ रही है, 17 सीटों पर कांग्रेस पार्टी लड़ रही है और एक दूसरे को हम सपोर्ट करने के लिए कार्यकर्ता जुट चुके हैं। जिन सीटें जो डिक्लेयर हो चुकी हैं, कैंडिडेट डिक्लेयर हो चुके हैं, उस पर दोनों दलों के लोग पूरे कैडर मिलकर के मीटिंग हो चुकी है और पूरी की तरह पूरी भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए तैयार है। मुद्दे इतने हैं राखी जी कि जनता चुनाव लड़ रही है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ईडी, सीबीआई संस्थान चुनाव लड़ रहे हैं, उनके जो सत्ता चुनाव लड़ रही है। इस तरीके से आपने देखा होगा, मैंने पहली बार अपनी जिंदगी में देखा कि सरकार अपनी उपलब्धियों का जो गुणगान जो है, विकसित भारत संकल्प यात्रा के एक योजना चलाती है, एक रैली निकालती है और भारतीय जनता पार्टी के लोग उस पर जाकर के भाषण देते हैं, जबकि खर्चा पूरा हमारे टैक्स के पैसे से, गवर्नमेंट के खाते से होता है, खर्चे पे होता है। ऐसा पहली बार आपने देखा होगा। मुझे उम्मीद है कि आपका चैनल और राखी वर्मा जैसी एंकर बिल्कुल स्पष्टवादिता के साथ सवाल जो विपक्ष से पूछ रही हैं, ये भारतीय जनता पार्टी से भी पूछेगी और सरकार से भी पूछेगी। क्या विकसित भारत संकल्प यात्रा का जो अगर सरकारी कार्यक्रम था, करोड़ों खरबों रुपया उस पर पानी बहाया गया, जो अमला लगाया गया, तो फिर भारतीय जनता पार्टी के उस पर नेता क्यों स्पीचेस कर रहे थे, क्यों उन रैलियों को संबोधित कर रहे थे? पूरी की पूरा उन्होंने कह लेके मीडिया ने किसी ने सवाल नहीं उठाया। मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि वो खर्चे का हिसाब इलेक्शन कमीशन भारतीय जनता पार्टी के खर्चे में लगाए
कि भाई आपने सरकारी पैसे का वहां दुरुपयोग किया है। ये भी ईडी, सीबीआई, जो भी हमारी सरकारी संस्थान है, जो पैसे का दुरुपयोग होता है, जनता के टैक्स पेयर पैसे का अगर गलत इस्तेमाल होता है, ये भी जांच के दायरे में आना चाहिए। मेरी आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से मैं यही डिमांड करता हूं कि उस चीज का भी उनसे सवाल किए जाएं, उनसे हिसाब किए लिए जाएं। और जिस तरीके से अपोजिशन को ये दबाने की कोशिश की जा रही है, ये लोकतंत्र का गला घोटने का कोशिश किया जा रहा है। और मैं समझता हूँ ऐसा इससे पहले कभी नहीं हुआ। देश की संसद में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जनता चुन के भेजती है, जनता के सवालों को उठाने का काम करती है, तो विपक्षी दलों के सदस्यों की सदस्यता को खत्म कर देती है। ये लोकतांत्रिक सरकार कैसे कहते हैं? मणिपुर में जो बहन बेटियों के साथ जुल्म ज्यादती हुई, पूरा देश, पूरा विपक्ष ये मांग कर रहा था कि आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं और मणिपुर से लेके सारे स्टेट के प्रधानमंत्री हैं। उन बहन बेटियों के साथ लगातार इतना अन्याय हुआ, जलता रहा और पूरा विपक्ष मांग करता रहा, लेकिन मोदी जी ने उस पर एक भी बयान नहीं दिया। नॉन कॉन्फिडेंस मोशन हाउस में लाना पड़ा। महेश जी, बीच में रोकूंगी, लेकिन क्योंकि आप ही ने एक बात बोली थी ना कि जनता सब देख रही है और जनता ये इलेक्शन लड़ रही है, तो मुझे लगता है मणिपुर की घटना हो और जितने भी घटनाएं हुई हैं महिलाओं को लेके, जनता वो भी देख रही है। मुझे लगता है आज किसी को जाके ये बताने की जरूरत नहीं है पब्लिक को कि देखिए ये सबूत था, ये सच हुआ, ये गलत हुआ, इलेक्टोरल बॉन्ड आया, उसके बाद बड़ी बड़ी रैलियां भी गठबंधन की हुई हैं, तमाम चीजें हुई हैं, फिर क्या हुआ, फिर IT डिपार्टमेंट की चीजें आई, ये सब पब्लिक डोमेन में है। हम नहीं उठाएंगे तो कौन उठाएगा? ये हमारी आपकी बराबर की जिम्मेदारी बनती है, मीडिया की और विपक्ष की, कि जनता की आवाज बने, इन मुद्दों को जनता के सामने लाएं और पहुंचाएं, और जनता इस पर निर्णय करेगी। अभी वोट का राइट का अधिकार का इस्तेमाल करेगी और जनता इसका फैसला करेगी। ठीक है, चलिए महेश जी वापस आती हूँ। फरीद जी आवाज पहुंच रही है? फरीद जी, मुझे तो लगता है हम और आप गठबंधन की चर्चा में जब भी हुई है कई बार रहे हैं, और ये नाराजगी का दौर जो शुरू हुआ था, ये मुझे लगता है ममता बनर्जी की तरफ से, फिर अरविंद केजरीवाल, ये जो चीजें वहां से शुरू हुई थी, ये बड़ा नीचे तक चली गई। मतलब बहुत कोशिश हुई है सबको समझने की, या तो हो सकता है, कहते हैं ना एक परिवार होता है तो लड़ाई झगड़े होते हैं, मैं तो इसको पॉजिटिव भी लेती हूँ। महत्वपूर्ण मैं तो कह रही हूँ मनमुटाव था, है, सॉल्यूशन निकल गया है, अंदरूनी रूप से यदि अभी भी है। मकसद क्या है कि पूरी ताकत के साथ भारतीय जनता पार्टी सामने यदि है तो निश्चित तौर पर ये एक बड़ा इलेक्शन है, मुद्दे हैं, जनता के हित की बात करनी है। यदि इतनी कमजोरियां या इतने मुद्दे या इतने पॉइंट्स विपक्ष के पास है तो उस ताकत के साथ रख दीजिए जनता के सामने। पूरा अधिकार मुझे लगता है गठबंधन के पास है, फिर कमी कहाँ है? ऐसा तो नहीं है, आज जनता पब्लिक डोमेन में जब चीजें आती हैं तो वो समझ में आती है, लेकिन वो ताकत तो गठबंधन को ही दिखानी पड़ेगी। मुझे लगता है कांग्रेस ने भारत जोड़ो यात्रा हुई, फिर उसके बाद न्याय यात्रा हो गई, मुंबई में एक बड़ी गठबंधन की रैली थी, वो भी तमाम चीजें हमने देखी, तो कोशिश की गई। लेकिन अभी कुछ समय से, काफी दिनों से मैं देख रही हूं वो एकजुटता के साथ वो चेहरे नहीं है। कुछ ना कुछ ऐसी चीजें हो रही हैं कि शायद एक ऐसा डिवाइडेशन हो गया कि हो नहीं पा रहा। अरविंद केजरीवाल जेल में चले गए हैं, तो ये जो चीजें हैं, कम से कम टीएमसी है, जो लीडर्स हैं अभी, वो तो अपनी ताकत को सामने रख सकते हैं, वो तो एक मैसेज दे सकते हैं, वो तो एक करारा जवाब बीजेपी को दे सकते हैं कि हम यहाँ खड़े और हम हैं। देखिए, सबसे पहली तो बात ये मैं बताना चाहूंगा आपको कि मैं एक शेर के साथ एक बात कहूंगी कि कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, वरना इंसान यूं ही बेवफा नहीं होता। सबसे पहले इंडिया का जो नाम देने का काम हमारी नेत्री ममता बनर्जी ने किया, उसको हमारी नेत्री ममता बनर्जी बराबर कहती रही कांग्रेस से कि आइए जल्द से जल्द हम लोग सीटों का निपटारा कर लें ताकि सब कैंडिडेट को आराम से उतारा जा सके। हालांकि कांग्रेस की भी कुछ मजबूरियां रही होंगी, उन्होंने फिर शायद कांग्रेस इंतजार कर रहा था कि तेलंगाना, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान का परिणाम आ जाए तो कांग्रेस अच्छी बार्गेनिंग की जगह पर होगी, जो बड़े भाई का रोल निभाएंगे। खैर, जो हाल हुआ आप सबने देखा, लेकिन देर काफी हो चुकी थी, हम उनका इंतजार नहीं कर सकते थे, क्योंकि कम से कम बंगाल में तो हम आपको बता सकते हैं कि हमने बताया कि 42 के 42 सीटें जीतने की क्षमता हम रखते हैं। हमने बहुत इंतजार किया, फाइनली हमने ये देखा कि हम जहाँ जहाँ जीत सकते हैं, हमने उसको अपने कैंडिडेट को घोषित कर दिया। और मैं आपको एक इत्मीनान दिलाना चाहता हूँ कि इंडिया गठबंधन है और रहेगा,
आज नहीं तो कल हम लोग उसके साथ में रहेंगे और पूरा मैक्सिमम बंगाल से 34 से 36 सीट ले जाकर हम लोग एनडीए गठबंधन को समर्थन देने का काम जरूर करेंगे। इसलिए मैं आपको आश्वासन दिलाना चाहता हूँ कि एनडीए गठबंधन है और रहेगा। ये मोदी जी की नीति है कि किस तरह से लोकतंत्र को तोड़ दिया जाए, संविधान को माना ना जाए, किसी भी चीज को हम मानेंगे नहीं। किस तरह से आप देख रहे हैं देश में अघोषित इमरजेंसी लगी हुई, इलेक्शन अनाउंस हो चुका है, ईडी की रेट चल रही है, एसएफआईओ की रेट चल रही है, आईटी की रेट चल रही है। अपोजिशन वालों को डराया जा रहा है। देश में प्रथम बार दो सीएम जो सिटिंग सीएम थे उनको अरेस्ट किया गया है। तो आप देख रहे हैं जिस तरह से देश में अपोजिशन को तोड़ने का काम किया जा रहा है, लोगों को डराने का काम किया जा रहा है। विपक्ष तो विपक्ष, देश की जनता ने तय कर लिया है कि इसको हर हाल में भगाना, और अगर हमने ये भगाने का इनको काम नहीं किया तो देश की जनता हमसे खुद नाराज हो जाएगी। तो देश की जनता के इस ख्याल को ध्यान में रखते हुए हम लोग हर चीज में साथ में हैं और हम लोग विपक्ष एक होगा और इंडिया को भगाने का काम, मोदी जी की सरकार को भगाने का काम करेगा। ठीक है। हाँ, मुझे आपकी फरीद जी ये बात बिल्कुल सही लगी, क्योंकि मैंने अपनी चर्चा की शुरुआत में ये चीज़ कही थी कि ये गठबंधन जब बना और जब नीतीश जी तमाम सब लोगों को लेके साथ में थे और उस वक्त पे सभी ये चाह रहे थे कि बहुत क्लियरिटी हो जाए, कांग्रेस की तरफ से भी क्लियरिटीज आ जाए, लेकिन शायद कांग्रेस ने इस वक्त से होल्ड किया क्योंकि कई राज्यों के विधानसभा चुनाव थे और वो आपने जैसा कहा कि एक समय तक वेट किया जाता है, उसके बाद हमें चीजें करनी थी तो उन्होंने उस तरह से डिसीजन लिया। तो हो सकता है इस वजह से जो मनमुटाव की चीजें शुरू हुई, मैंने यही बात कही थी और इसीलिए कहा था कि थोड़ा सा वो मनमुटाव शुरू हुआ और वो सीबी यादव जी को बुरा लग गया था कि मैंने इस की बात क्यों कह दी। वो पॉइंट को आपने रिपीट करके अच्छा किया। एग्जैक्टली पॉइंट यही थी। नहीं फरीद जी, मुझे बहुत अच्छे से पता है, हुआ यही था और ये बात सच है। राजनीतिक दल है, टीएमसी का अपने आप में एक ग्राफ है, कांग्रेस अपने आप में एक बड़ी पार्टी है, बीजेपी को तो अभी हम साइड रखें क्योंकि गठबंधन की बात है, आम आदमी पार्टी की अलग राज्यों में खुद सरकार है, मुझे लगता है समाजवादी पार्टी अलग अपने एक जनाधार में, तो मुझे लगता है कोई कम नहीं है। तो सबका वो एक पावर है सबके पास कि हमें यदि साथ में रह के काम करना है तो प्रॉपर इंपॉर्टेंस एक दूसरे को दे। यदि आप उन आपसी में ही नहीं समझेंगे तो फिर कैसे ताकत बन पाएगी। तो ये चीजें तो देखिए आनी थी, लेकिन अभी भी वक्त है, वो चीजें मुझे लगता है बहुत अच्छे से हो सकती हैं। सैयद मोहम्मद तकी जी, आवाज पहुंच रही है? आपको आवाज आ रही है मेरी? हाँ आ रही है। मोहम्मद तकी जी, अरविंद केजरीवाल तो जिस तरह से जो उनका घटनाक्रम हुआ ये सबने देखा, लेकिन ये बात बहुत महत्वपूर्ण है कि ये तो नहीं कहेंगे कि सब अलग हो गए, लेकिन अब क्या पूरा फोकस्ड सिर्फ वहीं चला जाएगा? वो एक लड़ाई अलग चल रही है उनके मैटर को लेके, यहाँ इलेक्शन और मुद्दे अलग चल रहे हैं। ऐसे में आम आदमी पार्टी का क्या स्टैंड रहेगा और इस गठबंधन की ताकत में आम आदमी पार्टी कितनी मजबूती के साथ है? देखिए राखी जी, बिल्कुल साफ बात मैं करना चाहता हूँ आपसे। इंडिया गठबंधन 450 सीटें जीत रहा है। साउथ से लेकर नॉर्थ तक सब तरफ इंडिया गठबंधन बहुत तेजी से आगे चल रहा है। उत्तर प्रदेश में कहीं भी सीटों को बंटवारे लेके हम लोग के बीच में कोई परेशानी नहीं आई। सारी परेशानी भारतीय जनता पार्टी के अंदर आई है, जिसको दिखाया नहीं जा रहा है, दबाया दिया जाता है। निषाद पार्टी के संजय निषाद कहते हैं वो सीटों के बंटवारे से खुश नहीं है। ओम प्रकाश राजभर जो है, जो मुख्तार अंसारी की भी डेथ हुई, से बोलते हैं कि वो मसीहा है, जो बीजेपी की पार्टी लाइन के बिल्कुल अगेंस्ट बोल रहे हैं। वो महाराष्ट्र में अजीत पवार, एकनाथ शिंदे चेहरा नहीं है। अभी आपने देखा कि वहां पे कहा गया ये लीडर हैं, ये लीडर नहीं है, डीलर हैं। ये डील कर दिया उन्होंने बीजेपी से, ये लीडर नहीं, उनके चेहरे पे बीजेपी सीट नहीं जीत सकती। वहां अभी भी उद्धव ठाकरे का चेहरा और पवार साहब का चेहरा बहुत मजबूत है, वहां बीजेपी बहुत कमजोर है। बिहार में चिराग पासवान को लेके, पशुपतिनाथ को लेके जो हंगामा मचा है और आरएलडी के बड़े लीडर ने छोड़ के उनको, नीतीश कुमार को छोड़ दिया है, वो लालू प्रसाद यादव के साथ चले गए हैं। गुजरात में जिनको बीजेपी ने एमपी का टिकट दिया है उन लोगों ने इलेक्शन लड़ने से मना कर दिया है। लगातार खबरें आ रही है, उसको दबाया जा रहा है। और बीजेपी पंजाब में तो देखा आपने, आम आदमी पार्टी में और कांग्रेस में कहीं कोई परेशानी नहीं हुई, दिल्ली में कोई परेशानी नहीं हुई। आपके उत्तर प्रदेश में आसानी से टिकट बढ़ गए, कहीं परेशानी नहीं हुई। कांग्रेस को भी सीटें अच्छी मिली, कांग्रेस भी खुश है। और जो ऑलरेडी जो गई है बीजेपी में, जिसको इंडिया गठबंधन में 7 सीटें मिल रही थी, वो 2 सीटों पर संतुष्ट हो गई। अभी एक बंदा छोड़ के आया, उसको कांग्रेस से एक सीट दी जा रही है। और पुराने जो वहां से कैंडिडेट थे, आपके गांधी परिवार के हैं, उनको का टिकट काट दिया गया है, वरुण गांधी का, पीलीभीत से। तो बीजेपी के अंदर संतोष तो भयंकर है और उठापटक बहुत मची हुई है, लेकिन ये है कि उसको दिखाया नहीं जा रहा है। लेकिन इंडिया गठबंधन में कहीं नहीं है, सब जगह शांति है। और केजरीवाल के ऊपर जो जुल्म किया है, सितम किया है
भारतीय जनता पार्टी ने, उस पर पूरे विश्व में उसके ऊपर चर्चा होने शुरू हो गई है। और जो मोदी जी अपने आप को सो कॉल्ड सेल्फ डिक्लेयर विश्वगुरु कहा करते थे, आज वो समझ में आ रहा है कि विश्वगुरु असल में कौन है। क्यों अमेरिका चिंतित है अरविंद केजरीवाल को जेल जाने पे, क्यों फ्रांस ने टिप्पणी दी है, क्यों यूनाइटेड नेशन के लोग बोल रहे हैं, क्यों यूरोपियन नेशन के लोग बोल रहे हैं, पूरी दुनिया में आज अरविंद केजरीवाल के जेल के जाने की चर्चा हो रही है। और देश के तमाम लोग, और भी एबीपी न्यूज ने सर्वे किया था, उसमें उन्हें सवाल पूछे थे, उसमें सवाल में साफ नजर आ रहा, सारे सवालों का जवाब जो था वो आम आदमी पार्टी के फेवर में था। जनता बहुत नाराज है बीजेपी के इस रवैये से। क्यों एक तरफा कार्रवाई हो रही है, क्यों विपक्ष पे कार्रवाई हो रही है। ठीक है मोहम्मद तकी जी, चलिए आवाज आना बंद हुई, कुछ टेक्निकल इशू है। ठीक है, वापस आऊंगी आपके पास। खेमचंद जी आवाज पहुंच रही है? जी आवाज आ रही है। हाँ जी आवाज आ रही है। हाँ इस बात बहुत अच्छे, आवाज आ रही है आपको मेरी? हाँ खेमचंद जी आ रही है, आवाज आ रही है। मोहम्मद तकी जी तो मैं वापस आती हूँ। मोहम्मद तकी जी वापस आ रही हूँ आपके पास। खेमचंद जी से एक सवाल हो जाए। खेमचंद जी, सवाल आपसे सबसे आखिरी में इसलिए क्योंकि आप थोड़ा बाद में भी जुड़े, और ये जितना भी गठबंधन बैठा है आज पूरी चर्चा इन्हीं के ऊपर थी, तो इन सबकी प्रतिक्रिया तो आ गई और बहुत सारे सवाल भी इनकी तरफ से आए। कुछ लोगों को तो ये भी आपत्ति है कि कुछ ऐसे सवाल हैं जो वो चाहते हैं कि मैं आपसे पूछूं, वो नहीं बोलते, मैं तो भी पूछ लेती। एक सवाल समाजवादी पार्टी की तरफ से आया, सबसे पहले मैं वही पूछ लेती हूं, वरना उनको लगेगा कि शायद पता नहीं वो कौन कौन से चैनल्स का यहाँ जिक्र हो जाता है, कौन गलत कर देता है इन लोगों के साथ कि मेरी चर्चा में जब कोई ऐसे आता है तो मुझे अच्छा नहीं लगता। विकसित भारत संकल्प यात्रा जब हुई, जब इतनी चीजें हो गई, इन सब का किया धरा था, आप भैया क्यों क्रेडिट लेने गए आपके नेता? एक तो इसका जवाब दे दीजिए। दूसरी चीज ये कि ये बात सच है कि आज गठबंधन के लिए जितनी बातें की जा रही हैं, जो कहा जा रहा है, इनको तो मैंने मैसेज दिया ही है गठबंधन को कि जो मुद्दे हैं ना उसको पूरी ताकत के साथ रखिए। आप देखिए पब्लिक डोमेन में चीजें जाएंगी, ऑटोमेटिक आएंगी, कोई किसी के परसेप्शन को ना बनाएगा ना बिगाड़ सकता है, क्योंकि जनता निर्णायक है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को भी ये देखना होगा कि क्या सब कुछ सही ही है, क्या आप लोग बिल्कुल संतुष्ट हैं, आपको किसी की जरूरत नहीं है। एक चेहरा सिर्फ पीएम मोदी का, हर जगह वही चल रहा है, तो क्या वाकई एक मसीहा की तरह उनको प्रस्तुत कर दिया? नमस्कार, बहुत सारे क्वेश्चन है। जय हिंद। हाँ। देखिए सबसे पहले तो अभी हमारे मित्र तौकीर जी बोल रहे थे, तो मैं उनको करेक्ट कर दूं कि वो बहुत सारी पुरानी इंफॉर्मेशन बोल रहे थे। अभी उनको अपडेट ले लेना चाहिए कि किस तरीके से अभी पारस जी ने या एलजेपी में जो बात चल रही थी, उन्होंने ट्वीट करके क्लैरिफाई किया है कि हम आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के साथ हैं, एनडीए के साथ हैं, और हम 400 पार के लक्ष्य को पाने के लिए और सहयोग करने के लिए हम लोग तैयार हैं। तो एक बार आप देख लें। और लालू जी और आपको इतनी चिंता थी तो उनको 10-12 सीट दे देते, 15 सीट दे देते, पता चल जाता। तो आप अपने घर को संभालो, अपने गठबंधन को संभालो, हमारी चिंता ज्यादा मत करो। रही बात विकसित भारत यात्रा, विकसित भारत यात्रा वो लोगों के साथ संवाद करने की यात्रा थी, जिसमें हम लोगों ने जो काम किया है, हम घर घर तक गए, गांव-गांव तक गए, कोने कोने तक गए, और हमने बताया है कि हमने क्या किया है। अब इसमें ये कहना कि भाई भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता क्यों गए, अरे काम किसने किया, कौन वहां पे था? भारतीय जनता पार्टी के एमएलए, एमपी, सबका सहयोग था, तो वो बात कर रहे थे। और सरकारी योजना है, तो जो सरकारी योजना है वो सरकारी तरीके से उनका प्रचार प्रसार होगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सरकारी खर्चे में सुन लो, पहले सुन लो। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी की भारतीय जनता पार्टी के खर्चे से, अपने खर्चे से और अपनी व्यवस्था से वहां पे सहयोग कर रहे थे। सहयोग करने का काम, उस यात्रा में लोगों से संवाद करने का काम, उनके साथ मुझे लगता है इस तरह के कोई प्रमाण कभी एक दूसरे से आए तो उसे रख देना चाहिए सामने पटल पे, तो कम से कम ये नोकझोंक खत्म हो जाए। मेरा सवाल ये था राखी जी, मेरा सवाल ये था कि ये खुद ये इस बात को रियलाइज कर रहे हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी के नेता उस पर संबोधित कर रहे थे रैलियों को। लेकिन मेरा सवाल ये था कि क्या वो भारतीय जनता पार्टी के खर्चे से, खाते से पेमेंट हुआ था या उन रैलियों को सरकारी खर्चे पे हुआ था? अगर सरकारी खर्चे पे हुआ था तो भारतीय जनता पार्टी के नेता उसको संबोधित कर रहे थे। तो सरकारी कार्यक्रम होते हैं, लेकिन सरकारी कार्यक्रम को भारतीय जनता पार्टी के कैडर के नेता बोले। जवाब देंगे, वो जवाब देंगे। ठीक है, ठीक है। हाँ खेमचंद जी बोलिए। राकेश जी, सबसे तो खुशी की बात यह है कि विकसित भारत यात्रा में जो हमने मुद्दे रखे ये उनसे सेटिस्फाइड है, उन पे इन्होंने कोई सवाल नहीं उठाया। उन्होंने लॉजिस्टिक पे सवाल उठाया। बोलते हो आप, उम्र में भी बड़े हो, या ठीक है महेश जी बोलिएगा, एक बार उनकी बात पूरी हो जाए, वो भी अपनी पूरी बात रख ले, फिर आपत्ति होगी आप बिल्कुल बोलिएगा।
तो आपने मुद्दों पे बात नहीं रखी, हमारी योजनाओं से आप सेटिस्फाइड हैं क्योंकि आपको भी लाभ पहुंचे, आपको फ्री वैक्सीन लगी है, आपके अड़ोसी पड़ोसी मित्र आपके गांव में भी फ्री उनको राशन मिल रहा है, आपके भी आसपास जो आपके भी मित्रगण जो गांव में रहते हैं उनको भी पीएम किसान के माध्यम से मदद मिल रही है, आपके भी जानने वाले गांव में या ऐसे गरीब लोग होंगे जो सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से रखपति दीदी बनी है, आवास योजना के तहत घर भी मिला है, तो सबको मिला है। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आप हमारी योजनाओं से सेटिस्फाइड हैं। विकसित भारत यात्रा का जो लक्ष्य है वो अच्छे तरीके से प्राप्त हुआ, अच्छे तरीके से लोगों के बीच में पहुंचा। अब आप लॉजिस्टिक की बात कर रहे हैं तो मैं आपको बता दूं, सरकारी लॉजिस्टिक सरकारी तरीके से सरकार की तरफ से था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का उसको एड ऑन करने के लिए अपनी योजना के तहत भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को पूरे देश में मोबिलाइज किया गया। पूरे देश उस जो यात्रा चल रही थी उसमें सपोर्ट करने के लिए, सहयोग करने के लिए, लोगों के साथ कोऑर्डिनेट करने के लिए अपने खर्चे पे अपने लॉजिस्टिक के साथ वहां पे मौजूद थे और कोऑर्डिनेशन में, क्योंकि वहां पे कोई पर्सनल अपनी बात नहीं हो रही थी, वहां पे योजनाओं की बात हो रही थी, सरकारी योजनाओं की बात हो रही थी, उनके प्रचार प्रसार की बात हो रही थी और जो काम किए गए हैं, और उसके साथ साथ फीडबैक भी लिया जा रहा था कि अगर कहीं कोई भी परेशानी है या कहीं दिक्कत है या किसी को किसी भी योजना में लाभ नहीं मिला है, कोई अटका भटका हुआ है, तो वहां पे ऑफिसर्स भी होते थे उसको रिजॉल्व करने के लिए। तो ये योजना की बात हो गई। अभी आप बात करते हैं कि हमारे गठबंधन वर्सेस जो इंडी गठबंधन है, इंडी गठबंधन में कौन लोग हैं, किस योजना के तहत वो इकट्ठे हो रहे हैं, क्या रोड मैप है उनके पास, क्या अल्टरनेटिव है, क्या उनके पास नीति है, क्या उनके पास नियत है, क्या उनके पास नेता नहीं है। नेता नहीं होना चलता है, मान लिया नहीं है, इवॉल्व होंगे, एक ग्रुप में काम कर रहे हैं, नीति होना जरूरी है, नियत होना कंपलसरी है। उनके पास नीति और नियत भी नहीं। आज आप देखिए कल वो रैली करने वाले हैं, किस लिए रैली करने वाले हैं? भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए, भ्रष्टाचारी बचाओ रैली, भ्रष्टाचारियों को मेमोमंडित करने के लिए रैली, कि भ्रष्टाचारी जिसने हजारों करोड़ का नुकसान पहुंचाया, सारे भ्रष्टाचारी तो साफ हो गए, बीजेपी चले गए, वॉशिंग मशीन से दिया गया, बीजेपी वॉशिंग मशीन से साफ हो गए, सारे भ्रष्टाचारी बीजेपी चले गए और बीजेपी के अलमारी में क्लब लगा के प्रेस करा के रख दिए गए हैं। जितने भ्रष्टाचारी बीजेपी चले गए, अब भ्रष्टाचारी कहाँ है? खेमचंद जी मुझे ऐसा लग रहा है, खेमचंद जी एक बात जो है वो गठबंधन हमेशा उठाता आया हर चर्चा में, हालांकि आज ये बात जरूर हो रही है। मैंने कहा ना कि जो अनबन इनके बीच हुई वो एकदम से ऐसे आ गई कि सबने क्लियरिटी के साथ मना किया। ममता दीदी की नाराजगी सबने मीडिया के सामने देखी, अरविंद केजरीवाल की नाराजगी स्टेटमेंट क्लियर आए, इसीलिए पब्लिक डोमेन में आ गया कि कुछ गड़बड़ चल रहा है, तो ये तो समझ में आया। लेकिन ये भी देखना होगा कि ये तमाम लोग टाइमिंग पर सवाल उठाते हैं, ईडी पर सवाल उठा रहे हैं, तमाम चीजें उठा रहे हैं, उसको भी आप डिनाई नहीं कर सकते ना, समझना तो पड़ेगा। मतलब क्या वाकई थोड़ा सा कहीं भारतीय जनता पार्टी को ऐसी चीजें लग रही हैं कि ये सारी चीजें अभी ही निकलकर सामने आनी थी? कुछ तो हो रहा है, कुछ तो चीजें हो रही हैं, उसका जवाब आप बेहतर दे पाएंगे। अन्यथा मैं तो कहती हूं कि ईडी यदि स्वतंत्र संस्था है भी, भाई कोई ऐसी चीजें दे दीजिए इनको ताकि ये लोग शांति से बैठ के दूसरी चीजों पर फोकस करें। देश का चुनाव, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, जातिगत जनगणना, नौकरियां, पता नहीं कितनी चीजों पे बात होनी है, लेकिन हम ईडी और इन सब चीजों से, सीबीआई से, और फिर अभी ये मुख्तार अंसारी हत्या, उस पे भी पॉलिटिक्स शुरू हो गई। कैसे होगा इलेक्शन? तो ये तो हमारे विपक्ष को देखना है, आप मुद्दों से इतने दिवालिया कैसे हो गए? क्या आपके 2-4-10 नेता जिन पे कार्रवाई हो रही है उसके अलावा आपके पास नेता नहीं है? 140 करोड़ का हमारा देश है, आप कहते हैं कि हमारे पास करोड़ों कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस कहती है करोड़ों कार्यकर्ता हैं और समाजवादी पार्टी कहती है लाखों कार्यकर्ता हैं। गठबंधन के तमाम लोगों का खेमचंद जी सबसे बड़ा आरोप है कि आपके साथ कोई आ जाता है तो वो बिल्कुल साफ हो जाता है, वॉशिंग पाउडर की तरह एकदम वॉशिंग मशीन में साफ हो जाता है। बाकी इनके साथ कोई है तो आप उन्हें जेल में ठूस देते हैं। आरोप सबसे बड़ा तो यही बीजेपी पे है। मेरे पहले सवाल का, क्योंकि आपने 3-4 क्वेश्चन किए थे, उसका आंसर कंप्लीट सुन लीजिए। सीबी यादव जी, एक मिनट, क्या इतना दिवालियापन इनका हो गया है कि 8-10 लोगों के खिलाफ जो भ्रष्टाचारी हैं, जिन पे आरोप हैं, जिनको जवाब देना है, वो जेल में है, उनके अलावा आपके पास अल्टरनेटिव नहीं है? जेल में मुख्यमंत्री बने बैठे हुए हैं, उपमुख्यमंत्री बने बैठे हुए हैं। सुन लो भैया, मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत विश्वा शर्मा, जिनके ऊपर वाटर घोटाले का आप लोगों ने आरोप लगाया था। सैयद मोहम्मद तकी जी, जवाब तो आने दीजिए। अभी अब आप लोग कह रहे थे बीजेपी से सवाल नहीं होता, अब सवाल हो रहा है तो सुन ही नहीं रहे हैं जवाब। सुनिए तो प्लीज। पूरी कैबिनेट भ्रष्टाचारी है, पूरी कैबिनेट जो मंत्री बने बैठे हुए हैं।
क्यों मुद्दों की बात नहीं करते? क्यों नहीं बात करें? सैयद मोहम्मद तकी जी, सवाल उनसे बोलने तो दीजिए। आप रोजगार की बात कब करते? आप महंगाई की बात कब करते? आप खराब सड़कों की बात कब करते? आप भ्रष्टाचार की बात कब करते? हम आप कश्मीर से 5 की बात करते हैं और अगले 3 साल की बात कब करते? आप इंडस्ट्री की बात कब करते? सैयद मोहम्मद तकी जी, फिर मैं दूसरा कोई सवाल करूंगी तो आप कहेंगे कि बात कहीं और चली गई, राखी जी ने पूछा नहीं है। फिर कुछ तो हुआ ही होता है। सब पे सवाल उठाइए, न्यायिक प्रक्रिया पर या हाई कोर्ट पर, सुप्रीम कोर्ट पर सवाल नहीं उठा सकते। साफ निर्देश ईडी को भी थे कि सबूत दे दीजिए, उसके बाद ही कार्रवाई करेंगे, और कुछ तो पेश हुआ ही होगा, तभी तो बेल नहीं मिली ना। तो हमको वो पॉइंट भी रखना पड़ेगा। थोड़ा रुकिए। बेल जो लॉ में चेंजेस किए गए उसकी वजह नहीं मिल रही है। ठीक है, एक मिनट। अब फिर अंदर चेंज किया गया, इसके अंदर किसी को भी जेल में रखा जा सकता है लंबे टाइम तक। उसके लिए कभी एक जज का ट्रांसफर कर देते हैं, कभी जज उसे कहता है बेल देता है तो कहते हैं हम हमारी पार्टी के मानसिकता के। हर जगह बीजेपी, हर जगह आरएसएस के लोग का दखल है, चाहे न्यायपालिका हो, चाहे जुडिशरी हो, चाहे कार्यपालिका हो। मतलब आप कानून, आप हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट पर भी सवाल उठा रहे हैं। आम आदमी पार्टी को क्या हो गया सर? जज ने अभी अरविंद केजरीवाल को जज ने बेल दिया था और उन्होंने रातों रात उस जज का ट्रांसफर कर दिया और फिर जबरदस्ती के लिए पेशी लगवाई। सर, आपकी व्यक्तिगत राय हो सकती है कि इस जज ने क्या किया, मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगी। मैं हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट अभी कहा जुडिशियल जो भी जा चुकी उस पर हम सवाल नहीं उठा सकते। इन्होंने फिर याचिका दाखिल कर दी। जब हाई कोर्ट कह सकता है कि अरविंद केजरीवाल को नहीं हटाया सकता है, तो कानून नहीं है। चलिए एक मिनट, सैयद मोहम्मद तकी जी और खेमचंद जी, चलिए एक मिनट रुकिएगा। आप लोग नहीं मानेंगे ऐसे। बहुत अच्छे से समझाने का, बोलने का प्रयास है, मुद्दों पे बात हो रही है, उसको भटकाने का प्रयास मत करिए। सीबी यादव जी अपनी बात रखिएगा। सर, मैं साउंड बंद करवा दूंगी, और भी मेहमान है उन्हें बोलने दीजिए प्लीज, रिक्वेस्ट कर रही हूँ मैं। मत करो, अनैतिक खेमचंद जी प्लीज, आप कम से कम 1 मिनट चुप हो जाइए। बीजेपी से अनैतिक बात कौन कर सकता है? 1 मिनट बीजेपी ने लूटा, बॉन्ड के धब्बे लगे चेहरे पे, वो नहीं मिट पाएंगे। सीबी यादव जी अपनी बात रखिएगा। ठीक है, सैयद मोहम्मद तकी जी 1 मिनट, खेमचंद जी 1 मिनट वापस आ रही। राखी, शुक्रिया, आपने अच्छे सवाल रख रहे हो। लेकिन जो चुनाव होते हैं राखी जी, उस चुनाव के अंदर 2 चीजें होती है। जो पार्टी सत्ता में होती है वो अपना हिसाब देती है, और ये कह रहे नीति बताती है। मुझे तो दोनों ही चीजें अभी तक कोई बीजेपी का आज तक हमारे प्रवक्ता साथी बैठे वो बता दे कि 2014 से 2019 जो वादे बीजेपी चुनावी सभाओं में की, उनमें से एक सीट पूरा किया हो। आप गिना देता हूँ, लाधन का मतलब स्विट्जरलैंड वाला है ना, वो आना भ्रष्टाचार मुक्त। आपको पता है राखी जी, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट में हमारा करप्शन का इंडेक्स 193वां चला गया। फिर भी इनकी हिम्मत दाद ये जनता से आंख मिला के किस तरह से कह सकते हैं कि हम भ्रष्टाचार मुक्त हो गए। ये कहते थे कि महंगाई और भुखमरी को हम मिटाएंगे। भुखमरी में हमारी स्थिति 115 देशों में 111वां स्थान हो गई है। हमारा जो इंडेक्स है डेमोक्रेसी का और प्रेस की स्वतंत्रता का, उस पर तो हमारी स्थिति देखी नहीं जाती कि दुनिया भर में क्या स्थिति हो गई। हमारा यूनाइटेड नेशन कहता है कि भारत में फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो। हम आशा करते हैं, आज हम इस स्थिति में पहुंचा दिया। केवल यही चीज नहीं है, ये कहते हैं कि किसान की आमदनी दुगनी करेंगे। आज तक तो कोई हिसाब मुझे लगता नहीं, आपको मिल गया हो तो आप मीडिया की तरफ से बता दीजिए, मुझे तो कोई मिला नहीं है। तो 2 करोड़ रोजगार की बात, इन्होंने 10 साल में भी 2 करोड़ रोजगार दे दिया। तो एक तो हिसाब मुझे बताइए कि एक ये हिसाब हमारा हम जनता के बीच में लेके जा रहे हैं कि हमने ये काम किया। दूसरा, हमारी नीति क्या है? मुझे तो कहीं बीजेपी का कोई नीति में एक चीज दिखाई नहीं दी जो उन्होंने जनता के सामने रखा है। कांग्रेस पार्टी ने 25 गारंटियां रखी है और पूरे रिसर्च के साथ में रखी है कि कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन जब सत्ता में आएगा तो 30 लाख सरकारी नौकरी जो खाली पद है वो भरे जाएंगे। हर युवा को 1 लाख रुपए की अप्रेंटिस गारंटी, पक्की गारंटी की बात होगी। उसे बिल्कुल एक अच्छी परीक्षा प्रणाली मिलेगी। हर नागरिक को 25 लाख का गारंटी शुदा इलाज मिलेगा। हर इस देश की नारी को 1 लाख रुपए की गारंटी मिलेगी। किसान को एमएसपी की गारंटी मिलेगी और सबको हिस्सेदारी, जाति जनगणना के माध्यम से किसकी कितनी हिस्सेदारी है वो हिस्सेदारी की बात होगी। इनकी एक विजन मुझे बता रहे हैं, कह रहे हैं कि विपक्ष के पास नीति नहीं है। मुझे भारतीय जनता पार्टी अपनी एक नीति बता दीजिए। पीएम मोदी ने कहा 2047 तक एक विकसित भारत देश होगा, तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था होगा। नहीं, आपने पूछा बीजेपी की तरफ से क्या है, तो वो तो ये है। नहीं राखी जी, आपसे पूछता हूं मैं, इनसे नहीं।
क्या हम चुनाव 5 साल के लिए लड़ते हैं, 5 साल के लिए मैंडेट मांगते हैं? क्या ऐसा होता है कि कभी दुनिया में कहीं हुआ हो? तो आप इंडिया में बात कीजिए कि 2047 तक, ये 2047 तक मैंडेट ले रहे हैं कि जनता से? जनता 5 साल का बात है ना कि 5 साल में हम ये करेंगे। आप बता दीजिए कि ये इनकी नीति है और ये उनका हिसाब है। ये केवल और केवल इनकी मशीन उसका हिसाब नहीं दे रहे हैं कि इनके पास ऐसी कौन सी वॉशिंग मशीन है जिससे प्रफुल्ल पटेल जी, जिन पे ये आज से 2 महीने पहले आरोप लगा रहे थे, इनका पूरा प्रेस रिपोर्ट जारी करके कह रहे थे कि उन पर 3,000 करोड़ रुपए का उन्होंने गबन किया और वो उस समय की सत्ताधारी दल को फायदा मिला। आज वो उन्हें 2 महीने हुए हैं उनकी गठबंधन में शामिल हुए एनसीपी को तोड़ करके, वो अगर बिल्कुल पाक साफ हो जाए तो आप इसे क्या कहेंगे? आप राखी जी, आप एक पत्रकार के नाते आप बताइएगा, जो 70,000 करोड़ रुपए का अजीत पवार पे जो आरोप लगा था वो बिल्कुल अब कहीं दिखाई नहीं देता है। एक सबसे अच्छा जवाब है सीबी यादव जी, जो हेमंत बिस्वा शर्मा पर जो ये श्वेत पत्र जारी करके कहते थे, या तो फिर ये देखे इनका सीएजी, इनके प्रधानमंत्री, जिन प्रधानमंत्री कहते कि हमारे पास नेता है, जिस नेता पर विश्वास करके लोगों ने वोट दिया, उस नेता ने 70,000 करोड़ रुपए का आरोप लगाया, उस नेता ने प्रफुल्ल पटेल पे आरोप लगाया। या तो वो कहे कि जनता ने मुझ पे विश्वास किया तो उस समय वो बात बोली थी, आज मैं सार्वजनिक रूप से माफी मांगता हूं। नहीं तो फिर इनकी वॉशिंग मशीन जो है उसको जनता देख रही है और इस समय इंडिया गठबंधन पूरी तरह से एकजुट भी है। इस लोकतंत्र को और संविधान को बचाने की इस लड़ाई में पूरी तरह से एकजुट है। इंडिया गठबंधन में कोई किसी तरह का मनभेद नहीं है। सीट शेयरिंग में जहां तक बात होती है, एक नेचुरल बात होती है कि हर अलायंस, हर पार्टी चाहती है कि मुझे थोड़ी ज्यादा सीट मिले। इसमें मुझे लगता नहीं कि कहीं भी कोई मनमुटाव वाली बात है। कहीं भी एक नेचुरल चीज होती है और उसमें हमारी कहीं एक दूसरे के विरुद्ध टिप्पणियां नहीं हुई है। हम हमारे जो कॉमन मिनिमम एजेंडा है इस देश के लोकतंत्र को और संविधान बचाने को, उसमें इंडिया गठबंधन में एक सिंगल पार्टी और सिंगल लीडर का स्टेटमेंट बता दीजिए आप राखी जी, जो इसके विरुद्ध जा रहा हो। हम सब लोग एकजुट होकर के लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारा वेस्ट बंगाल में थोड़ा बहुत हमारा सीट शेयरिंग को लेके है और उसमें भी हम आशा कर रहे हैं कि आगे चल करके वो भी बात हमारी बन जाएगी। चलिए सीबी यादव जी, बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं जाऊंगी। दूसरा मुद्दा है बिहार में। चलिए एक छोटा सा एग्जांपल दे रही हूँ। बिहार में क्या हो गया मुझे बताइए ना, कि कम से कम जो परंपरागत सीट कांग्रेस की है वो भी आरजेडी लेकर बैठ गई। पप्पू यादव हैरान परेशान है, निर्दलीय लड़ने की बात कर रहे हैं। तो क्यों? मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस इतनी कमजोर स्थिति में कभी रही है कि आज इस तरह से इतना ज्यादा झुकना पड़े। मैं मानती हूं आरजेडी का अपना एक तमाम चीजें वहां हैं, हो सकती है, लेकिन जो जिस पर कांग्रेस डिजर्व करती है ये तो होता ही है। जो जिस सीट से जीत सकता है वो तो अपना दावा रखेगा, वो भी आप लेके बैठ जाओगे। तो ये क्या सही हुआ आपके साथ वहां पर? नहीं, आप देखिएगा राखी जी, ये हमारे इन हाउस जो हमारी डिस्कशन में होती है उसमें तय होता है कि कौन कहाँ मजबूत और कौन कैसे किस रणनीति के तहत चुनाव जीता जा सकता है। इसे हम यहाँ पैनल पे बैठ के तो डिस्कस नहीं कर सकते हैं। ये हमारा इंटरनल मैटर में हमारे लीडर्स ने बहुत बेहतरीन तरीके से सोचा होगा, जिसपे मुझे नहीं लगता कि हम पैनल पे बैठ के इस पे कोई एक निर्णायक बात कह सके। ठीक है, मुझे एक बात लगती है, देखिए आप सब ये मानते हैं पब्लिक डोमेन में सारी चीजें हैं, जा रही हैं, जनता आज की बहुत समझदार हो चुकी है, मुद्दे काम करते हैं, बाकी बयानबाजी है, आरोप प्रत्यारोप है, कौन जेल जा रहा है, आ रहा है, क्या सबूत आ रहे हैं, कोर्ट क्या डिसीजन दे रहा है, ये सब पब्लिक डोमेन में आ रहा है। तो मुझे लगता है वो सारी चीजें जनता के बीच हैं, जनता को जैसा जो करना है वो अपना निर्णय देगी। एक कमजोरी जो मुझे गठबंधन की लगती है, जो मुझे लगती है इतने तमाम दिनों से सारी चीजों को देखने के बाद, बीजेपी बहुत अच्छे से खेल जाती है। महेश जी, आप ही के साथ इस सवाल को करूंगी ताकि इस चर्चा को आगे बढ़ाऊं। सीबी यादव जी, आपको भी कुछ कहना हो तो आप इस पे अपनी बात रखिएगा। हाँ, आपकी बात को समझ गया हूँ। मुझे लगता है एक छोटा सा सवाल पूरा हो जाने दीजिए। मुझे ऐसा लगता है बीजेपी बहुत अच्छे से खेलना जानती है। देखिए, अभी हमने कुछ दिन पहले देखा था, राहुल गांधी ने कहा शक्ति। अब वो हिंदू धर्म की शक्ति बोलना गलत हो गया। हिंदू धर्म में शक्ति माता का रूप होती है, उसको कैसे खेल गए मोदी जी, ये उल्टा आप पर पड़ गया। मुझे लगता है बीजेपी हर उस चीज को खेलना बहुत अच्छे से जानती है जहां उसको प्लस मिल जाता है। आपके पास मुद्दे हैं, नो डाउट। आपने कहा बीजेपी में बहुत सारे भ्रष्टाचारी बैठे हैं, कैबिनेट में अभी आप में से कोई किसी एक ने कहा कि बहुत सारे बैठे हैं, इनके यहाँ कोई भी जाता है पाक साफ हो जाता है। महाराष्ट्र में क्या स्थिति सीट शेयरिंग है वो भी हमें समझ में आती है, लेकिन आप सब एक ताकत के साथ है ना, रखिए ना उसको।
पूरे लोग एक साथ खड़े हो जाइए ना, लगे तो कि हाँ पूरी ताकत के साथ लड़ रहे हैं। इनका एक व्यक्ति बोलता है, इतना ज्यादा फेमस हो जाती है चीजें, इतना नेगेटिव वाइब्स हो जाती है गठबंधन के लिए। आप सब तो बहुत बड़ी ताकत है, फिर क्यों नहीं? क्या अखिलेश जी छोटा चेहरा है? क्या सोनिया गांधी, राहुल गांधी खड़गे जी छोटा चेहरा है? क्या ममता बनर्जी छोटा चेहरा है? क्या केजरीवाल आप सब तो खुद इनसे बहुत बड़े हो गए एक तरफ। तो मुझे लगता है आपके पास तो बहुत बड़ी ताकत है, पॉइंट रखने की क्षमता दिखानी होगी। मेरी बात को अदरवाइज मत लीजिएगा। राखी जी, मैं बिल्कुल समझ गया हूं। हमारे पास 8,500 करोड़ रुपए का असंवैधानिक और इलीगल इलेक्टोरल बॉन्ड से आया हुआ पैसा नहीं है। हमारे पास एक नैतिकता और लोकतांत्रिक चरित्र है जिसका कभी हम दुरुपयोग नहीं करें। इनके पास ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, सारी संवैधानिक संस्थाओं के माध्यम से गला घोटने की ताकत, और उसके साथ में इन्होंने मीडिया को भी नहीं छोड़ा। हमारे साथ आज हमारी बात को जनता तक पहुंचाने के लिए मीडिया भी नहीं है, क्योंकि कैसी बात कर रहे हैं सर? आपको मेरी चर्चा से भी यहाँ ऐसा ही लग रहा है क्या? देखिएगा, आप यहाँ तक देखिएगा, हमारा पेड विज्ञापन को भी मीडिया लेने से इनकार कर रहा है, तो हमारी बात को पहुंचाएंगे कैसे? राखी जी आप बता दीजिए। मैं तो आपके सर चैनल मैं की तो बात ये नहीं कर कहती रहा, हूँ लेकिन ये कि भी जो पब्लिक मीडिया डोमेन में बात है। ठीक है, मैं तो कह रही हूँ आप उस मीडिया को भी मत छोड़िए, खुलेआम नाम ले दीजिए, बोल दीजिए जो ऐसा कर रहे हैं। आपके पास तो ताकत है। कहते ही हम गोदी मीडिया कहते ही हैं, हम हाँ, जनता के पास जाते हैं, नाम उसको लेना कहने भी के शुरू लिए कर दीजिए सर। तो उसकी आड़ में कम से कम जो वाकई दूसरा मीडिया है ना, जो आपकी बात को बिल्कुल, समझता है, निश्चित तौर पे कम मैं से आपकी कम प्रशंसा उनके साथ करता हूं कि गलत आप नहीं अच्छे होगा। सवाल पूछ रहे हैं। ठीक है, चलिए महेश जी बात रखिएगा अपनी, थोड़ा जल्दी जल्दी से। अच्छा सवाल किया आपने और जवाब भी सुन लीजिए। देखिए, हमारे भारतीय जनता पार्टी के साथी पर मैंने जो सवाल किया था आपके माध्यम से, उसका सवाल का जवाब अभी तक नहीं आया, और देश की जनता चाहेगी कि हमारे सरकारी पैसे से, हमारे टैक्स के पैसे से भारतीय जनता पार्टी को रैली करने का अधिकार नहीं है। उन्होंने जो संकल्प यात्रा का जो निकाला है वो जांच का विषय होगा, और जब सरकार बदलेगी तो उस पर जांच जरूर हो बैठाएगी। राहुल गांधी जी ने एक सवाल किया है कि जो लोग ये बैठ के लोकतंत्र का जो चीरहरण कर रहे हैं, और समय आने पर उनका भी हिसाब किताब किया जाएगा, उनका जांच किया जाएगा, उनको इस बात की सजा मिलेगी। मैं ये कहना चाहता था, इन्होंने कहा था देश की तीसरी अर्थव्यवस्था बनाएंगे, ये इन्होंने वादा किया था पूरे देश की जनता को। आप देख रहे हैं ये देश के ऊपर जो कर्ज था वो 10 साल के अंदर 2 गुना से ज्यादा कर्ज हो गया राखी जी। हर आदमी का जो कर्जा दूना हो गया, और जो इन्होंने किसान के कर्जे की माफी की बात की थी, उन किसानों को इन्होंने खून के आंसू रुलाए, ना उनको एमएसपी दिया, न उनका कोई बोध किया, उनके ऊपर वो अत्याचार किया अन्नदाता के ऊपर, वो आज तक किसी सरकारी, अंग्रेजों ने भी हुकूमत में शायद ऐसा नहीं किया होगा जो किसान को साथ हुआ। इन्होंने बोला था कि भाई जो एमएसपी, जो स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट जो किसानों के हित में लाए गए थे, तो स्वामीनाथन को उन्होंने भारत रत्न दे दिया। किस लिए दे दिया गया? इसलिए कि उन्होंने किसानों के हित में अच्छे उन्होंने सिफारिशें की थी। लेकिन स्वामीनाथन को भारत रत्न देने के बाद भी उन किसानों की मांगों को आज तक, उन रिपोर्टों को लागू न तो किया गया, न उनकी बातों को माना गया। और जब पिछला आंदोलन चला था उसमें इन्होंने जो आश्वासन दिया था, वो आश्वासन देने का वो भी पूरा नहीं हुआ। ठीक और है, उनके ऊपर लेकिन आपको पता है दिए। महेश जी, किसान तो दिखते हैं प्रदर्शन करते हुए, वो सारी पीड़ा को सहते हुए दिखते हैं, अपनी लड़ाई को लड़ते हुए दिखते हैं। आप क्यों नहीं? हाँ, तो वही तो मैंने इससे पहले बात बोली कि वो ताकत के साथ आप लोग क्यों नहीं रखते? वो चीजें आएंगी ना पब्लिक डोमेन में, ऐसे कोई कैसे नहीं दिखाएगा? राखी जी, उनको किस तरह से दबाया जाता है उस समय तो कोई सवाल उठता है। आपकी चैनल जो स्ट्रीम मीडिया है, उन लोगों ने इस चीज को, किसानों की आवाज को दबाया कि किस अधिकार से भारतीय जनता पार्टी के लोग या सरकार कहती है किसान आंदोलनजीवी है, किसान आतंकवादी है, पता नहीं क्या क्या बताया गया, किया गया। सर देखिए, ये तो बहुत पुरानी तब की बातें हो गई है, मुझे नहीं लगता आज तो मैंने तो देखा कई किसान जब परेशान है तो बीजेपी से कहा भी है, पता नहीं कौन से और कब की। आप बैठे हैं, आप बैठे हैं और आप कह रहे पुरानी बातें हैं, पुरानी बातों को तो उठा ही नहीं रहे, पुरानी बातों को भी उठा दें। तो किसान परेशान है, तो मुझे लगता है पब्लिक डोमेन में ये चीजें हैं। नहीं, आप ये कह रहे हैं महेश जी, आप ये कह रहे हैं कि किसानों की आवाज को मीडिया ने दबा दिया, पता नहीं किस टाइप की बात कर रहे हैं। अरे मीडिया, किसान परेशान है तो है किसान परेशान। राखी जी, मीडिया ने क्या मीडिया या लोग या पब्लिक अंधी नहीं है? उनको दिखता है कि वो किस तरह से परेशान हो रहे हैं। नेता को, कि सरकार को ये किसान को आतंकवादी कहने का अधिकार नहीं है, उनको आंदोलनजीवी कहने का अधिकार नहीं है। सर, किसानों के साथ साथ बहुत सारे ऐसे दल थे जो वहां उस भीड़ में थे, जिसकी वजह से ये सारा दर्द झेलना पड़ा। ये आप जब की बात कर रहे हैं, अगर आप जवाब देना चाहते हैं सरकार का,
तो मैं पूछना चाहता हूँ स्वामीनाथन आयोग की अरे सिफारिश सर, मैं क्यों सरकार का जवाब दूंगी? मैं थोड़ी बीजेपी की प्रवक्ता हूँ या मोदी जी का पर्सनल कोई काम यहाँ पे मेरा है। मैं मेरे सवाल कर रही हूँ, ठीक है। खेमचंद जी, समय की सीमा है, खेमचंद जी जवाब दे दीजिए क्योंकि जवाब आप ही को देना है। देखिए, स्वामीनाथन जी को ना तो उन्होंने सम्मान दिया और ना ही उनकी बातों को इन्होंने सम्मान दिया। और इन्होंने जो करना था, 60 साल सत्ता में रहे, ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने। आपने क्या किया? हमने तो किया। हम तो किसान को जो उसकी किसान की जो जो उनकी लागत होती है उसको हम कम कर रहे हैं। हम पीएम किसान के माध्यम से मदद दे रहे हैं। फिर भी खेमचंद जी, किसान आज भी परेशान है। सवाल वहीं आ गया, मैं आपसे भी पूछूंगी, क्यों अपने घरों में नहीं है? क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं बॉर्डर पे? क्यों आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं, परेशान हो रहे हैं? सुन लीजिए, समस्या का समाधान कर दीजिए। पहले एक बिल लाए थे, उसको ले दे के वापस लेना पड़ा था। इस चीज का समाधान आपको भी करना होगा, वरना विपक्ष तो घेरने के लिए बैठा ही है। मैं आपसे अनुरोध करूंगा, 1 मिनट मेरे को बोलने दीजिए। जल्दी बोल दीजिए क्योंकि समय हो गया ना सर। होगा क्या कि नहीं तो क्या वन साइडेड हो जाएगा। मैं जब बोलता हूँ तो फिर ये लोग भी 2-2 3-3 बोलेंगे। नहीं, चलिए जल्दी से बोल लीजिए, जल्दी से बोलिए। देखिए, किसानों को जितना काम, किसानों के लिए जितना काम आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने किया, ये 65 साल में नहीं कर पाए। हम उनकी लागत को भी कम कर रहे हैं, हम उनकी उपज को भी डबल रेट दे रहे हैं। महेश जी प्लीज बोलने दीजिए। देखिए, समय की सीमा है, वो बीच में नहीं बोले थे और ये बहुत गलत तरीका हो जाएगा। आप लोग की सारी बात, सारे सवाल बीजेपी तक गए, उन्हें बोलने दीजिए, ये बहुत गलत हो जाएगा। प्लीज महेश जी, गलत बात है, महेश जी गलत बात है, प्लीज। इनकी बातों में दम नहीं है, इनको पता है इनके प्रोडक्ट में दम नहीं है, इनको पता है इनके नेता में दम नहीं है। आज किसानों के पास आप जाइए, यूपी में हमारा सबसे बढ़िया नेता है, जवाब देता है। महेश जी प्लीज, चलिए समय की सीमा है। फरीद जी और सैयद मोहम्मद तकी जी वापस नहीं आ पाऊंगी, लेकिन क्योंकि समय हो गया है। लेकिन ठीक है, सारी बातें जो आई हैं बहुत महत्वपूर्ण है। अभी भी वक्त है, सारी चीजें हो जाएं। कहाँ फांस है इसको देख के निकाल के फेंक दीजिए तो मुझे लगता है बहुत अच्छा हो जाएगा। कुल मिलाकर बात यही है कि गठबंधन में ऐसा नहीं कह सकते कि सब कुछ बिल्कुल ही धराशायी सा हो गया है। काम कर रहे हैं, साथ हैं, लेकिन जो बात एक ताकत के साथ रखने की होनी चाहिए वो क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्या सिर्फ अपना अपना अधिकार दिखाना चाहते हैं, अपनी अपनी जगह पे अपनी पावर दिखाना चाहते हैं? यदि ऐसे ही चलेगा तो आपस में ही दबके रह जाएंगे और ऐसे दबाव से निकलने की बहुत जरूरत गठबंधन को है। यदि मोदी को हराना है या भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हराकर सत्ता में आना है, इसके लिए मंथन गठबंधन को ही करना है, क्योंकि उनके पास जो चेहरा है और उनकी जो रणनीति है, उन्हें किसी की जरूरत नहीं है। ये खुद के भारतीय जनता पार्टी के स्टेटमेंट्स हैं। ऐसे में क्या होगा आगे, ये देखना वाकई दिलचस्प होगा। चर्चा में इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश।